ओके क्लास। तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के बारे में, जिसमें हमने समझा था ऑक्टाहेड्रल फील्ड के बारे में। तो एक बार उसको हम रिकॉल कर लेते हैं कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड में हमारे पास स्प्लिटिंग इस तरह से होती है कि दो ऑर्बिटल ऊपर रहते हैं और तीन नीचे रहते हैं एनर्जी में। इनके बीच का जो ये गैप होता है इसे मैं डेल ओ कहता हूँ, और जो डेल ओ है वो इक्वल होता है tan डी क्यू के ऊपर, क्योंकि दो ऑर्बिटल्स है जिनकी एनर्जी इक्वल है तो इसको मैं कहता हूँ डबली डिजनरेट, दैट विल बी कॉल्ड ई जी। नीचे एनर्जी तीन की इक्वल है तो इसे मैं कहूँगा ट्रिपली डिजनरेट, दैट विल बी कॉल्ड टी टू जी। अब इसके सेंटर से एक लाइन पास होती है जिसे हम कहते हैं बैरी सेंटर। इस बैरी सेंटर से ऊपर का जो पार्ट है इसकी वैल्यू होती है -0.6 डेल ओ, और जो नीचे का पार्ट है इसकी वैल्यू होती है, सॉरी ऊपर वाले की प्लस होती है, नीचे होती है -0.4 डेल ओ। अब इन वैल्यूज़ का हम यूज़ कैसे करते हैं हमें ये समझना है। ऑल्सो हम समझेंगे कि अभी डेल ओ जो है वो किस बात पे डिपेंड करता है। ओके, तो पहले हम बात करते हैं कि डेल ओ किस बात पे डिपेंड करता है। तो डेल ओ जो है वो डिपेंड करता है पहला लीगेंड के ऊपर, कि लीगेंड हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है। ठीक है, तो लीगेंड या तो हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा या फिर हमारा लीगेंड होगा वीक फील्ड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड और वीक फील्ड लीगेंड के बारे में डिस्कशन किया गया है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। अभी हम उस सीरीज के बारे में भी समझेंगे। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम समझेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या है, वीक फील्ड लिगेंड क्या है, इनके ऊपर डेल ओ की वैल्यू डिपेंड करती है। दूसरी बात डेल ओ डिपेंड करता है मेटल आयन के ऊपर भी, मेटल आयन और उसके बेसिकली चार्ज के ऊपर, न्यूक्लियर चार्ज के ऊपर। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा मेटल आयन का उतनी ज़्यादा वैल्यू होगी हमारी डेल ओ की। हमें ये बात भी ध्यान रखनी है यहाँ पे, मोर न्यूक्लियर चार्ज मोर विल बी द वैल्यू ऑफ डेल ओ। ठीक है, ओके। तो अब समझते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में हम ज़रा एक बार। तो यहाँ पे सभी डायग्राम दिए गए हैं एज यू कैन सी हियर। यहाँ पे हमारे पास स्प्लिटिंग की गई है, दो ऊपर है और तीन नीचे है एज यू कैन सी हियर। इसे हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ओके, दैट विल बी इट्स कंप्लीट नेम। अब ये रही हमारी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एज यू कैन सी हियर। इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो CO है कार्बन मोनोऑक्साइड वो हाईली स्ट्रॉन्ग फील्ड है, और जो I नेगेटिव यहाँ पे है वो हाईली वीक फील्ड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएगी, वीक फील्ड का मतलब इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं होगी। तो जैसे जैसे मैं I नेगेटिव से आगे बढ़ता जाता हूँ, Br नेगेटिव, SCN नेगेटिव, Cl नेगेटिव, S2 नेगेटिव की तरफ, वैसे वैसे ये स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ बढ़ता जा रहा है एज यू कैन सी हियर क्लियरली। तो अब अगर मैं यहाँ से एक जनरल आइडिया निकालता हूँ हाउ टू रिमेंबर द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसके दो तरीके हैं। एक तो आप इस पूरी सीरीज़ को याद कर लीजिए, अगर नहीं कर पाते तो एक रफ़ आइडिया आपको मिल जाता है। उस रफ़ आइडिया का यूज़ करके आप बता सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड, कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, कौन सा लिगेंड हमारा वीक फील्ड होगा। तो एज यू कैन सी स्ट्रॉन्ग फील्ड में दोनों कंपाउंड हमारे कार्बन के हैं, तो कार्बन के कंपाउंड हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड में आते हैं। उसके बाद जो हमारे पास कंपाउंड है उसमें बॉन्डिंग हमारी है नाइट्रोजन की साइड से, तो कार्बन के बाद नाइट्रोजन के कंपाउंड हमारे होंगे। उसके बाद हमारे पास कंपाउंड होंगे ऑक्सीजन के एज यू कैन सी हियर। उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे हेलोजन्स या सल्फर के कंपाउंड्स। तो कार्बन के कंपाउंड होंगे, कार्बन के कंपाउंड से थोड़े लेस वीक, लेस स्ट्रॉन्ग फील्ड होंगे हमारे नाइट्रोजन के कंपाउंड। उससे नीचे हमारे आएंगे ऑक्सीजन के कंपाउंड। उसके बाद हमारे पास आएंगे हेलोजन्स या फिर सल्फर के कंपाउंड। तो जनरल ट्रेंड हमारा बना, कार्बन के कंपाउंड मोर स्ट्रॉन्ग फील्ड, देन नाइट्रोजन के कंपाउंड होंगे, देन ऑक्सीजन के कंपाउंड, एंड लास्ट में हमारे पास होंगे हेलोजन्स। हेलोजन्स हमारे वीक फील्ड होंगे।
और जैसे जैसे आपके एलिमेंट का साइज़ बढ़ता जाएगा उसकी फील्ड स्ट्रेंथ भी कम होती जाती है, ये बात ध्यान रखनी है। तो फील्ड स्ट्रेंथ यानी कि डेल ओ, बेसिकली डेल ओ को ही मैं कह रहा हूँ फील्ड स्ट्रेंथ। जो फील्ड स्ट्रेंथ हमारी है वो साइज़ और चार्ज पर डिपेंड करेगी। अगर तो लिगेंड पे चार्ज ज़्यादा हुआ, लिगेंड पे अगर चार्ज ज़्यादा हुआ तो डेल ओ ज़्यादा होगा, अगर लिगेंड का साइज़ ज़्यादा हुआ तो डेल ओ कम हो जाएगा। ये बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये हुई हमारी लिगेंड के बारे में डिस्कशन। चार्ज ज़्यादा तो डेल ओ ज़्यादा, साइज़ ज़्यादा तो डेल ओ कम, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हमारे पास यहाँ पे, उन्हीं एक्सेप्शंस को हम लिमिटेशंस कह देते हैं। और वो क्या है, ध्यान दीजिए CO के ऊपर। कार्बन मोनोऑक्साइड पे कोई चार्ज है ही नहीं, फिर भी ये स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है। तो ये है हमारी एक लिमिटेशन इस क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की, कि वो कहता है कि हमारी जो बॉन्डिंग होगी वो प्योरली आयनिक होनी चाहिए। बट आयनिक बॉन्डिंग के लिए हमें आयन चाहिए ना, नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन। बट CO पे तो कोई चार्ज ही नहीं है। तो यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की जो एजम्पशन थी कि बॉन्डिंग हमारी प्योरली आयनिक होनी चाहिए, वो एजम्पशन यहाँ पे रॉन्ग साबित होती है कि बॉन्डिंग आपकी प्योरली आयनिक नहीं होगी। ये है उसकी फर्स्ट लिमिटेशन। सेकंड लिमिटेशन है यहाँ पे कि चार्ज अगर ज़्यादा होगा या साइज़ अगर कम होगा तो स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी। इस पर चार्ज ही नहीं है, तो ये भी हमारे पास आती है एक लिमिटेशन निकल के, एज यू कैन सी क्लियरली। उस लिमिटेशंस को हम डिस्कस करेंगे बाद में भी, लिखा मिलेगा आपको बुक में भी। तो ये था हमारे पास स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड पेयरिंग करवा देंगे और वीक फील्ड पेयरिंग नहीं करवा पाएंगे, ये बात हमें ध्यान रखनी है यहाँ पे। ओके, अब पेयरिंग किस तरह से होती है, किस तरह नहीं होती है, हमें उसके बारे में समझना है। तो लेट्स डिस्कस हियर। तो पेयरिंग कब होती है, ये रहा हमारे पास डेल ओ एंड पी। यहाँ पे P का मतलब है पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी का मतलब है एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू पेयर द इलेक्ट्रॉन्स, कि दो इलेक्ट्रॉन्स को आपस में पेयर करवाने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए उसे मैं कहता हूं पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है आपको, पेयरिंग एनर्जी क्या होती है। अब इसमें कहता है कि अगर डेल ओ लेस देन है पेयरिंग एनर्जी से तो पेयरिंग नहीं होगी, क्योंकि कॉमन सी बात है कि जो गैप है इन दोनों के बीच का, इसको मैंने कहा है डेल ओ। मेरे पास मान लीजिए प्रेजेंट है D4 कॉन्फ़िगरेशन, तो 3 तो मैंने यहां भर दिए। अब मेरे पास रह गया फोर्थ इलेक्ट्रॉन। या तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जा सकता है या फिर ये यहां पर पेयर हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है पेयरिंग एनर्जी और डेल ओ की एनर्जी के ऊपर। अब अगर डेल ओ छोटा है पेयरिंग से, मतलब ये है इलेक्ट्रॉन को ऊपर जंप करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी पेयरिंग करवाने की एनर्जी से कम है, तो ऑलवेज इलेक्ट्रॉन लेस एनर्जी की तरफ ही जाएगा। तब क्योंकि डेल ओ कम है तो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा एस कि वो पेयर हो जाए। तो ये ध्यान रखनी है कि जब डेल ओ पेयरिंग एनर्जी से कम होगा तो पेयरिंग नहीं होगी, लेकिन जब डेल ओ पेयरिंग एनर्जी से ज़्यादा होगा उस केस में हमारी पेयरिंग हो जाएगी। क्योंकि अब जंप करने की जो एनर्जी है, लोअर लेवल से अपर लेवल पे जंप करने की जो एनर्जी है वो पेयरिंग से ज़्यादा है। दैट मीन्स अब इलेक्ट्रॉन प्रेफर करेगा पेयर होने के लिए, क्योंकि उस स्टेप को करने के लिए उसे लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो आई थिंक ये बस समझ में आ गई होगी। तो डेल ओ कम किसके लिए होता है, वीक फील्ड लिगेंड के लिए डेल ओ कम होता है। तो अगर कोई वीक फील्ड लिगेंड हमारे पास है तो पेयरिंग नहीं होगी, क्योंकि उसमें पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। और उससे जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे उससे हम कहेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स।
नेक्स्ट हमारे पास अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो उस केस में डेल ओ बड़ा होगा पेयरिंग से, तो पेयरिंग हो जाएगी और उससे जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनेगा उसे हम कहेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब हाई स्पिन और लो स्पिन का मतलब क्या है? लेट्स से मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे D4 कॉन्फ़िगरेशन का, दैट इज जनरल कॉन्फ़िगरेशन, D4 किसी की भी हो सकती है यहाँ पे। तो D4 कॉन्फ़िगरेशन में मैं दो केस ले रहा हूँ, एक केस में डेल ओ जो है वो छोटा होगा पेयरिंग से और दूसरे केस में डेल ओ जो है वो बड़ा होगा पेयरिंग से। तो हमें इलेक्ट्रॉन D4 फिल करने हैं, तो 1 2 3, अब फोर्थ की बारी है। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि डेल ओ छोटा है पेयरिंग से तो पेयरिंग नहीं होगी, तो ये जंप करके ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गए D4 कॉन्फ़िगरेशन। T2G में आ गए 3 और EG में आ गया 1। नेक्स्ट केस में हमारे पास डेल ओ बड़ा है पी से, तो पेयरिंग यहाँ पे हो जाएगी, तो पेयरिंग होने के लिए हमें चाहिए ये कंडीशन, तो ये हमारे पास पेयरिंग हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पर T2G में आ गए 4 और EG में 1 भी नहीं आया। अब यहाँ पर बात करते हैं हाई स्पिन की। तो एज यू कैन सी कि अप इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो होती है वो प्लस हाफ की होती है, डाउन की होती है माइनस हाफ की। अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करें तो प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, तो मेरे पास यहाँ पे हुए 4 प्लस हाफ, तो 4 इंटू में प्लस हाफ ये बन जाता है +2। यहाँ बात करते हैं तो 3 तो हमारे पास प्लस हाफ है, एक माइनस हाफ है, तो ये तो कट गया, कैंसिल हो गया, ये दो रह गए, तो मेरे पास हुए 2 प्लस हाफ, दैट विल बिकम +1। तो एज यू कैन सी इसकी स्पिन इसके मुकाबले ज़्यादा है, सो दैट बिकम्स हाई स्पिन एंड दैट बिकम्स लो स्पिन। तो जिस केस में पेयरिंग हो जाएगी उससे मैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहूँगा, जिस कॉम्प्लेक्स में पेयरिंग नहीं होती उससे हम कहेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं कि हम लिगेंड की स्ट्रेंथ कैसे पहचानेंगे। ओके, तो एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास दिया गया है FeH2O6 3 पॉजिटिव। अब H2O को अगर मैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में चेक करता हूं तो H2O हमारा एक वीक फील्ड लिगेंड है, यानी कि ये पेयरिंग नहीं करवाएगा। तो वीक फील्ड का मतलब होता है कि डेल ओ की जो वैल्यू है वो लेस देन पी है वाटर के केस में। बाकी स्टेप हमारे वही रहेंगे जो हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़े थे। दैट मीन्स पहला काम Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का जो कि +3 की आएगी। सेकंड काम Fe का एटॉमिक नंबर लिखने का, दैट इज़ 26। उसके बाद Fe की कॉन्फ़िगरेशन, दैट विल बी आर्गन 3d6 4s2। अब हमें चाहिए Fe3 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन भी, तो ये बनेगी आर्गन 3d5, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे हमें, तो 2 विल बी लॉस्ट फ्रॉम S सब शेल एंड 1 विल बी लॉस्ट फ्रॉम D सब शेल, दैट बिकम्स 3d5 कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके लिए हमें देखना है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेस पे। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में 3 ऑर्बिटल नीचे होते हैं ऑक्टाहेड्रल के लिए, 2 ऊपर होते हैं। हाउ डू आई नो कि ये ऑक्टाहेड्रल है? क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट है 6 वाटर मॉलिक्यूल। तो 6 वाटर मॉलिक्यूल से जो शेप बनती है उसे हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल शेप, एज यू ऑल नो। अब मुझे ये 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, इसमें डेल ओ लेस देन पी है, तो ये है एनर्जी एक्सिस। एनर्जी नीचे कम है ऊपर ज़्यादा है, तो T2G की एनर्जी जो है वो EG से कम होती है। ठीक है, एनर्जी एक्सिस हमारे पास यहाँ पे है, T2G में एनर्जी EG से कम है। ओके, अब यहाँ पे रूल यूज़ करेंगे ऑफ वो प्रिंसिपल। तो ऑफ वो प्रिंसिपल कहता है कि पहले आप लोअर लेवल को फिल कीजिए, उसके बाद आप हायर लेवल पे जाइए। तो इस केस में लोअर लेवल T2G है, हायर लेवल EG है। तो पहले हम लोअर लेवल फिल करते हैं, तो 1 2 3। अब क्योंकि पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है तो हम इनको पेयर नहीं करवाएंगे, दैट मीन्स दे विल रिमेन अनपेड। तो 5 में से 3 यूज़ हो चुके हैं,
2 आर लेफ्ट, तो ये 2 आ जाएंगे हमारे पास Eg वाले में। तो अब इससे हमारे पास बनती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड दैट विल बी फॉर 3d5 T2G3 and Eg2. This will be the crystal field theory electronic configuration for 3d5 in which the ligand is weak field ligand. आई थिंक यहाँ तक करना आ गया होगा। अब हमने ये फीलिंग क्यों करी है और हमने जो डेल ओ की वैल्यूज वो क्यों लिखी थी? हमने वो लिखी थी टू कैलकुलेट सी एफ एस सी वैल्यू। सी एफ एस ई का मतलब है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और ऑल्सो वी कैन कॉल दैट क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। सी एफ एस ई, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, और यू कैन ऑल्सो से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Eg मल्टीप्लाइड बाय प्लस 0.6 del O प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G मल्टीप्लाई माइनस 0.4 del O। ये आपका फॉर्मूला है टू कैलकुलेट CFSE वैल्यू। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg मल्टीप्लाई प्लस 0.6 del O and then plus number of electron in T2G minus multiply minus of 0.4 del O. Let's use that. So let's find CFSE for this configuration. Okay, तो CFSE हम निकालेंगे यहाँ पे, that will be electrons in Eg 2 है, as you can see clearly here। तो इलेक्ट्रॉन्स Eg में 2 हमारे पास है, तो 2 इंटू प्लस 0.6 del O। इलेक्ट्रॉन T2G में 3 है, तो दैट विल बी प्लस 3 इंटू माइनस 0.4 del O, and that becomes plus 1.2 del O minus 1.2 del O, that will come out to be 0. So for 3d5 configuration in which the ligand is weak field ligand, crystal field stabilizing energy has come out to be equal to 0. अब यहाँ से हम बता सकते हैं कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी के बारे में यूजिंग CFSE वैल्यू। तो इफ CFSE वैल्यू इज मोर नेगेटिव, योर कंपाउंड इज स्टेबल। लेट मी राइट हियर, more negative the value of CFSE, more negative CFSE, more stable is the compound, more stable compound। ये एक क्राइटेरिया हो गया हमारे पास टू चेक द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। जितनी मोर नेगेटिव CFSE की वैल्यू होगी उतना ही कंपाउंड हमारा स्टेबल होगा। ये बात हमें ध्यान रखनी है यहाँ पे। तो हम इसकी हेल्प से दो कंपाउंड्स को आपस में कंपेयर भी कर सकते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल ऑल्सो। ओके, तो एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे है, लेट्स से पहला मैं लेता हूँ एफ, नॉट एफ, लेट मी चेंज द एग्जांपल हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेक MnCN6 4 नेगेटिव, एंड नेक्स्ट मैं लेता हूँ एग्जांपल यहाँ पे MnH2O6 लेट्स से 2 पॉजिटिव। तो मेरे पास दो कंपाउंड है Mn के, दो कॉम्प्लेक्स है मेरे पास Mn के। मुझे बताना है कौन सा कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल है यूजिंग CFSE वैल्यू। तो स्टेप वही रहेगा, दोनों में Mn की स्टेट निकालनी है। तो दोनों केस में आई थिंक Mn की स्टेट +2 की निकल के आएगी। फिर हमें चाहिए Mn का एटॉमिक नंबर, दैट इज़ 25। अब देखेंगे Mn की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट विल बी आर्गन 3d5 4s2।
नेक्स्ट हमें चाहिए Mn2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सो दैट विल बी आर्गन 3d5, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो चुके हैं एस सब शेल में से। अब D5 है मेरे पास। इस D5 को मुझे फिल करना है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की हेल्प से। अब Cn फ्रॉम इलेक्ट्रोस्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो Cn के लिए डेल O की वैल्यू P से ज़्यादा होगी। इन अदर केस वाटर वीक फील्ड लिगेंड है, तो इस केस में डेल O की वैल्यू पेयरिंग से कम होगी। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। यहाँ पे हमें 3d5 फिल करना है, एक इस कॉम्प्लेक्स के लिए और एक इस कॉम्प्लेक्स के लिए। इस कॉम्प्लेक्स में लिगेंड हमारा Cn है जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो उस केस में डेल O की वैल्यू पेयरिंग से ज़्यादा है। दूसरे केस में हमारा वाटर है, वीक फील्ड लिगेंड है, जिस केस में डेल O की वैल्यू पेयरिंग से कम है। अब हम बनाते हैं अपने ऑर्बिटल्स। ओके, सो इसमें रहेंगे हमारे पास 2 ऊपर और 3 नीचे, क्योंकि दोनों कंपाउंड हमारे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में आएंगे एज वी कैन सी। क्या? क्योंकि हमारे पास 6 लिगेंड यहाँ पे है, 6 लिगेंड यहाँ पे है, उससे हमारे पास बनता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब हमें 3d5 फिल करना है। पहले केस में हमारे पास जो पेयरिंग एनर्जी है वो लेस है, तो इसका मतलब पेयरिंग हो जाएगी। तो 1 2 3 4 5 पेयरिंग हो गई। नेक्स्ट केस में पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है तो पेयरिंग नहीं होगी, तो ये अनपेयर्ड रहेंगे। तो 1 2 3 4 5। अब अगर मैं लिखता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये बनती है T2g 5 एंड EG 0। यहाँ क्या बनती है? यहाँ बनती है T2g 3 और EG 2। ये बनी हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेट अस फाइंड CFSE वैल्यू। तो पहले केस में जब मैं CFSE वैल्यू निकालता हूँ तो वो क्या आती है? लेट्स चेक हियर। तो CFSE पहले केस में फॉर्मूला याद होगा आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG जो कि 0 है यहाँ पे, मल्टीप्लाई 0.6 डेल O प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2g जो कि 5 है यहाँ पे, तो 5 इंटू माइनस 0.4 डेल O। On solving this one, it comes out to be minus 2.0 del O। तो इस वाले केस के लिए CFSE वैल्यू आती है -2.0 del O। लेट मी राइट इट हियर। तो इस केस में हमारी CFSE वैल्यू निकल के आती है -2.0 del O। अब अगले केस पे आते हैं। इस केस में हमारे पास जो वैल्यू है वो देखते कितनी आती है। ओके, T2g में 3 है तो EG में 2 है, तो दैट विल बी 2 इंटू माइनस 0.6 डेल O प्लस 3 इंटू, सॉरी अब प्लस आएगा, सॉरी अबाउट दैट, माइनस 0.4 del O। On solving that comes out to be 0.0 del O। तो इस वाले केस में हमारे पास जो CFSE वैल्यू निकल के आती है दैट कम्स आउट टू बी 0.0 del O। तो नाउ विच वन इज मोर स्टेबल? दिस वन इज मोर स्टेबल, क्योंकि इस केस में CFSE वैल्यू मोर नेगेटिव है as compared to this one, so this complex is much more stable than this complex। so I hope you get that part। इसी तरह हम CFSE values निकाल सकते हैं और दोनों कंपाउंड्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का यूज़ करके हम बता सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, कौन सा कंपाउंड वीक फील्ड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड कंपाउंड से बनते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स,
वीक फील्ड लिगेंड से बनते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये था हमारे पास ऑक्टाहेड्रल फील्ड के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस करना चाहेंगे एक बार टेट्राहेड्रल फील्ड के बारे में। अब टेट्राहेड्रल फील्ड में जो स्प्लिटिंग है वो ऑक्टाहेड्रल के अपोजिट हो जाती है। जैसे ऑक्टाहेड्रल में 3 नीचे आते हैं और 2 ऑर्बिटल ऊपर आते हैं, टेट्राहेड्रल में अपोजिट है। इस केस में 3 ऑर्बिटल ऊपर होंगे और 2 ऑर्बिटल नीचे होंगे। अब ये अपोजिट क्यों हो गया, हमें इसके बारे में ध्यान रखना है यहाँ पे। तो लेट्स चेक दैट कि ये अपोजिट क्यों हुआ है। ओके, सो लुक केयरफुली हियर कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो एक बार फिर से आप रिकॉल करेंगे ऑर्बिटल्स की सिमेट्रीज को कि कौन से एक्सिस के अलोंग है और कौन से एक्सिस के इन बिटवीन है। तो डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एंड डी जेड स्क्वेयर आर अलोंग एक्सिस। तो ये एक्सिस के अलोंग होते हैं। डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड जो होते हैं वो एक्सिस के बिटवीन होते हैं। तो दे आर बिटवीन एक्सिस। ठीक है, अब हम आते हैं एक बार किस पे, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स पे। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए मैं एक बार एक क्यूब ड्रॉ करना चाहूँगा यहाँ पे। तो लेट मी ड्रॉ ए क्यूब हियर। तो ये मैं बनाता हूँ यहाँ पे एक क्यूब। ओके, सो दैट इज द क्यूब हियर। इस क्यूब को आप ध्यान से देखिए, आपको ध्यान देना है एक बार ज़रा इस वाली लाइन के ऊपर। ये दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, ये हमारी होगी एक्सिस। ठीक है, तो इसको बोल देता हूँ मैं एक्स एक्सिस, ये हमारी है वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो इसके अपोजिट भी होगी, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक होगी हमारे पास पीछे की साइड पे। जो हमारे लीगेंड है वो एक्सिस के अलोंग अप्रोच करते हैं ना। ठीक है, यानी कि एक लीगेंड आएगा, कहाँ पे आएगा एक लीगेंड हमारा, इसके ऊपर की साइड पे आएगा। ठीक है, एक लिगेंड हमारा आएगा राइट हैंड साइड से, एक हमारा लेफ्ट हैंड साइड से, एक बॉटम साइड से आएगा, एक फ्रंट साइड से और एक आएगा बैक साइड से। तो ऐसे होंगे हमारे पास 6 लिगेंड तैयार। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि 6 लिगेंड कैसे अप्रोच करेंगे। तो क्यूब के जो 6 फेसेस हैं उन 6 फेसेस में से हमारे लिगेंड अप्रोच करेंगे और उन 6 फेसेस में ही मैं एक्सिस को मानूंगा वहाँ पे। ठीक है, लेट मी मेक इट मोर क्लियर टू यू हियर। तो फिर से मैं क्यूब बनाता हूँ यहाँ पे। ये रहा हमारा एक क्यूब फिर से, लाइक दैट। तो एक लिगेंड यहाँ से आएगा, एक लिगेंड यहाँ से, एक नीचे से, एक साइड से, एक सामने से और एक पीछे से। तो इसी को मैं एक्सिस कह देता हूँ। तो ये हमारी एक्सिस हो गई। तो एक्सिस के अलोंग आएगा लिगेंड हमारा। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी आपको अब यहाँ पे। अब इसमें टेट्राहेड्रल किस तरह प्रेजेंट होता है। ओके, सो टेट्राहेड्रल में सेंटर में मान लीजिए कि ये मेटल आयन है। ठीक है, और एक बॉन्ड यहाँ पे होगा, एक बॉन्ड हमारा यहाँ पे होगा। ठीक, एक बॉन्ड हमारा यहाँ पे होगा और एक बॉन्ड हमारा यहाँ पे होगा। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ये हमारा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड हमारे होंगे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो यहाँ से अप्रोच होगा लिगेंड का टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। जो मैंने पहले बताया उसमें लिगेंड का अप्रोच हो रहा था ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड का अप्रोच एक क्यूबिकल सिमेट्री में होता है उसके फेसिस की तरफ से। 6 फेसिस में से 6 लिगेंड निकल के आएंगे। दैट विल बी ऑक्टाहेड्रल फॉर यू। टेट्राहेड्रल में 4 लिगेंड होते हैं और वो 4 लिगेंड निकल के आते हैं कॉर्नर से। और कॉर्नर कौन कौन से होते हैं, एक ये कॉर्नर, एक ये कॉर्नर।
देन एक ये कॉर्नर और एक ये कॉर्नर। इसको आप ध्यान से समझ लीजिए किस तरह से बनती है हमारी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे एक्सिस को ड्रॉ करता हूँ तो ये हमारी हुई y एक्सिस, ये x एक्सिस और यहाँ पे होगी हमारी z एक्सिस। तो x y z ये हो गई हमारी एक्सिस। लेट मी ड्रॉ द एक्सिस अगेन हियर फॉर लाइक दिस वन। तो x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। ठीक है, अब ध्यान दे अगर यहाँ पे तो कोई भी लिगेंड एक्सिस के अलोंग अप्रोच नहीं कर रहा है। आई रिपीट इट अगेन, टेट्राहेड्रल में कोई भी लिगेंड एक्सिस के अलोंग अप्रोच नहीं कर रहा है, वो एक्सिस के इन बिटवीन अप्रोच कर रहा है। और जब वो एक्सिस के इन बिटवीन अप्रोच करता है तो वो ऑर्बिटल ज़्यादा रिपल्शन फील करेंगे जो ऑर्बिटल एक्सिस के इन बिटवीन होते हैं। और अभी हमने पढ़ा कि डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स जो है एक्सिस के इन बिटवीन होते हैं, सो दे विल फील मोर रिपल्शन इन टेट्राहेड्रल फील्ड। एंड डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एंड डी जेड स्क्वेयर दे विल फील लेस रिपल्शन। That means their energy will be minimized from the spherical field. तो अब जो डायग्राम बनेगा यहाँ पे वो ये बनेगा, ये हुई हमारी एनर्जी एक्सिस, यहाँ पर था हमारा स्फेरिकल फील्ड। स्फेरिकल फील्ड जब मैं यहाँ पे टेट्राहेड्रल फील्ड लगा दूंगा तो क्या होगा कि 3 तो ऊपर हो जाएंगे और 2 हमारे नीचे हो जाएंगे। तो ऊपर वाले हुए ट्रिपली डिजनरेट जिसको मैं नाम दे दूंगा T2 का, और नीचे वाले हुए डबली डिजनरेट जिसको मैं नाम दे दूंगा E का। अब अगर ध्यान दे तो यहाँ पे मैंने G यूज़ नहीं किया है क्योंकि टेट्राहेड्रल में इन्वर्जन सिमेट्री नहीं होती है, तो ना तो यहाँ पे U आएगा ना ही यहाँ पे G आएगा। इन्वर्जन सिमेट्री मैं एक बार दोबारा बता दूँ क्या थी कि एक चीज़ सेंटर में है, इधर गया तो मुझे पॉजिटिव मिला, इधर गया तो भी मुझे पॉजिटिव मिला, तो ये G है। इधर गया तो मुझे पॉजिटिव मिला, इधर गया तो मुझे नेगेटिव मिला, तो ये U है, जिरेड अनजिड। बट अगर मैं इधर गया तो मुझे पॉजिटिव मिला, इधर गया तो मुझे कुछ भी नहीं मिला, नथिंग, तो दैट विल बी नथिंग। ना इसमें G आएगा और ना ही इसमें U आएगा। सेम होता है टेट्राहेड्रल में। तो अगर मैं यहाँ पे एक टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ पर तो लिगेंड है, जब मैं यहाँ पे गया तो मुझे लिगेंड मिला, बट जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो टेट्राहेड्रल में ना तो जिरेड होता है ना अनजिरेड है, तो इसमें कुछ भी नहीं आया, इसलिए वो T2 और E की फॉर्म में लिखा गया। तो ये एनर्जी एक्सिस हमारे पास थी, 3 हमारे पास ऊपर थे, 2 हमारे पास नीचे थे, इसे मैंने T2 कहा, इसे मैंने E कहा। इसके सेंटर से एक लाइन पास जिसे हम कहेंगे बैरी सेंटर, यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट इसे मैं डेल टी कहूँगा। अब टेट्राहेड्रल फील्ड डेल टी, इससे ऊपर का जो पार्ट है इसे मैं कहता हूँ प्लस 0.4 डेल टी, इसके नीचे का पार्ट होगा माइनस 0.6 डेल टी, और जो डेल टी होता है दैट इज 4/9 ऑफ डेल ओ। तो डेल टी डेल ओ से छोटा होगा हमेशा। अब क्योंकि डेल टी हमेशा छोटा है डेल ओ से, तो इसमें फील्ड स्ट्रेंथ कम रहती है। तो टेट्राहेड्रल में फील्ड स्ट्रेंथ कम है क्योंकि लीगेंड यहाँ पे कम है, जितने कम लीगेंड उतनी ही कम फील्ड स्ट्रेंथ। तो डेल टी के केस में it will always be less than pairing energy। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में कभी भी पेयरिंग नहीं होगी क्योंकि इसमें पेयरिंग एनर्जी हमेशा ज़्यादा रहती है स्प्लिटिंग एनर्जी से, यानी कि डेल टी से। तो इस केस में कभी भी पेयरिंग नहीं होगी। तो ऑलवेज रिमेंबर
कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर ऑलवेज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। अब इस पे सवाल बन जाता है हमारा बोर्ड में बहुत अच्छा, वो यही कहता है कि वाई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर ऑलवेज हाई स्पिन। तो ये हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों होते हैं? तो आप बोलेंगे पहली बात क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 4 ही लिगेंड है। तो 4 लिगेंड है तो इसकी फील्ड स्ट्रेंथ कम हो जाती है। फील्ड स्ट्रेंथ कम हो जाती है तो डेल टी विल बी लेस देन पेयरिंग। अब क्योंकि डेल टी लेस देन पेयरिंग है तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, और जब पेयरिंग नहीं होगी तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो हाई स्पिन बनेगा। ये बात हमें ध्यान रखनी है यहाँ पे। तो चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं करने के लिए हम। ओके, तो लेट्स से मुझे एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे Z नॉट जेड एन, लेट से मुझे दिया गया है CuH2O6 नॉट 6 4 आएगा यहाँ पे क्योंकि हम टेट्राहेड्रल की बात कर रहे हैं, एंड 2 पॉजिटिव, CuH2O4 2 पॉजिटिव। अब 4 है तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो। रिमेंबर दैट कि ये हमेशा हाई स्पिन रहेगा, कि पेयरिंग यहाँ पे नहीं होगी। ओके, अब पेयरिंग दो तरह की होती है, एक होती है फोर्स पेयरिंग। फोर्स पेयरिंग का मतलब है कि देर इज ए चांस टू गो ऑन द अपर लेवल, बट हम उसको लोअर लेवल में पेयर करवा रहे हैं। ठीक है। एक होती है नॉर्मल पेयरिंग। नॉर्मल पेयरिंग का मतलब है कि सभी लेवल्स फिल करने के बाद भी अगर इलेक्ट्रॉन बच गए हैं तब पेयरिंग हो रही है। कि मतलब फोर्स्ड पेयरिंग में तो कुछ ऑर्बिटल्स एम्प्टी रह गए, उनको एम्प्टी रख के लोअर लेवल्स को फिल कर दिया, दैट इज फोर्सफुल पेयरिंग। एक है नॉर्मल पेयरिंग कि सभी लेवल्स लोअर अपर दोनों फिल कर दिए उसके बाद हम पेयरिंग कर रहे हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड नॉर्मल पेयरिंग। तो इन कॉम्प्लेक्सेस में नॉर्मल पेयरिंग होती है। किस तरह से, अभी देखते हैं। तो हम टेट्राहेड्रल की बात कर रहे हैं तो कितने नीचे होंगे, 2, और 3 कहाँ पे होंगे, ऊपर। अब कॉपर मेरे पास यहाँ पे 2 पॉजिटिव स्टेट में है, कॉपर का नंबर होता है 29, यानी कि 3d10 4s1 कॉन्फ़िगरेशन। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए तो ये बन गई 3d9 कॉन्फ़िगरेशन। तो 3d9 कॉन्फ़िगरेशन में हमें 9 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। अब फिल कैसे होंगे देखिए ज़रा, 1 2 3 4 5। ध्यान दीजिए मैंने यहाँ पे फोर्सफुल पेयरिंग नहीं करी है, पहले मैंने सभी सिंगली फिल किए। अब 5 तो भर दिए, 4 रह गए, अब मैं करूँगा पेयरिंग 6 7 8 9 9। अब ये फिल हो गए, ये रह गया अनपेयर्ड। तो दिस कंपाउंड इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो इस तरह हम करते हैं यहाँ पे पेयरिंग। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। तो ये हुआ हमारा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में। ओके, चलिए एग्जांपल वो लेते हैं हम। ओके, तो मुझे दिया गया है, मान लीजिए एग्जांपल यहाँ पे FeCN6 4 नेगेटिव। तो ऑक्टाहेड्रल की टेट्राहेड्रल, सो क्योंकि 6 है यहाँ पे तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में काम काम करेंगे। CN लिगेंड है तो डेल O बड़ा होगा P से, मतलब पेयरिंग यहाँ पे होगी। अगर पेयरिंग यहाँ पे होगी तो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +2, Fe का एटॉमिक नंबर 26, कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s2 +2 के लिए बनेगी 3d6 कॉन्फ़िगरेशन। तो d6 मुझे भरना है ऑक्टाहेड्रल फील्ड के लिए। तो फिल करते हैं d6 को हम ऑक्टाहेड्रल फील्ड के लिए। तो इस केस में 3 नीचे रहेंगे अब और 2 ऊपर रहेंगे। ऑक्टाहेड्रल में 3 नीचे 2 ऊपर, ये वाला कहलाएगा T2G, ये कहलाया जाएगा EG।
डेल ओ बड़ा है तो यहाँ पे फोर्स पेयरिंग होगी। कैसे होगी? 1 2 3, अब ऊपर ना जाके 6 7 6 ऐसे, तो ये ऐसे हम कर देंगे इसकी पेयरिंग। तो इसमें हमारे पास बनी कॉन्फ़िगरेशन T2G6 EG0, and with the help of this configuration we can calculate CFSE value very easily. I think you get that part. अगर कोई डाउट लगता है तो यू कैन आस्क मी ऑन दी व्हाट्सएप ऑल्सो। तो आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और हम समझेंगे किनेटिक एस्पेक्ट ऑफ स्टेबलाइजेशन। ऑल्सो हम समझेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के कॉम्प्लेक्सेस के बारे में, यानी कार्बोनिल, कार्बन मोनोऑक्साइड को मैं कार्बोनिल भी कह देता हूँ, उन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में भी हम समझेंगे। सो दिस विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो आई होप आज का लेक्चर समझ में आया होगा सभी को। अगर कोई डाउट लगता है तो यू कैन आस्क मी ऑन दी व्हाट्सएप एंड द गूगल क्लासरूम। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी सेफ। बाय टू ऑल।